हेलो एंड वेलकम। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही विभत्स लाइन से। जिन खबरों को देखकर आप सबका मन है डोला, उन्हीं खबरों की लेते हैं खबर विद मी वरुण बडोला। क्या बात है सर, क्या बात है? अबे कोई बात नहीं है, बहुत बुरी लाइन थी, कम ऑन। कुल मिलाकर ये कि खबर बनने वालों की, खबर बनाने वालों की, खबर सुनाने वालों की, खबर लाने वालों की, सबकी लेंगे खबर इन दिस शो दैट्स कॉल्ड लेते हैं खबर। पाटलिपुत्र की लड़ाई जीतकर महागठबंधन के महानेता बने नीतीश कुमार के घर से लेकर दफ्तर तक धमाचौकड़ी मची हुई है। अब कोई उनके शपथ ग्रहण समारोह के लिए गांधी मैदान सजा रहा है, तो कोई लगा है मिनिस्टर्स की लिस्ट फाइनल करने में और उसमें अपनी सेटिंग लगाने में। लेकिन भाइयों, कोई जरा उनसे भी जाके पूछ लो जिनकी नीतीश कुमार एंड कंपनी ने मिलकर सेटिंग बिगाड़ दी। बिहार का जनता ने सुथरा साफ कर दिया। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का तरक्की विकास तेजी से हम लोग मिलकर के बिहार को हम नेशनल मैप पर हम लोग ले जाएंगे। लोकसभा चुनाव हुए तो लग रहा था कि बीजेपी में अब सब सेट है। पुराने योद्धा साइडलाइन कर दिए गए हैं और नए नायकों ने पार्टी से लेकर सरकार तक सब कुछ संभाल लिया, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। लेकिन वो कहते हैं ना, सब दिन जात ना एक समान। तो ये नए नायक पहले तो इंद्रप्रस्थ से यानी दिल्ली हारे, और उसके बाद 3 दिन तक पाटलिपुत्र में चाणक्य ने इनकी हवा तो बांध कर रखी, लेकिन मतपेटी से निकली महागठबंधन की आंधी ने सब कुछ चौपट कर दिया। कुल मिलाकर ये कि पाटलिपुत्र यानी कि पटना, वो भी गया हाथ से। वैसे पाटलिपुत्र का इतिहास रहा है, यहां पर बड़े बड़े दम्भी राजाओं ने मुंह की खाई है। वैसे आपको अडवाणी जी के अयोध्या के लिए निकाली हुई रथ यात्रा याद है? उसका अश्वमेध यज्ञ भी पटना में ही भंग हुआ था। तब भी ये काम लालू प्रसाद यादव ने किया था, और अब दिल्ली से निकला बीजेपी का अश्वमेध का घोड़ा पटना में जाकर हाफ गया है। अब ये बात सच है कि लाल कृष्ण अडवाणी, यशवंत सिन्हा, शांता कुमार और मुरली मनोहर जोशी पार्टी के पुराने योद्धा हैं। पार्टी ने उन्हें ऑफिशियली अपना मार्गदर्शक भी घोषित कर दिया है। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि ये दर्शक ही दर्शक है, मार्ग वार कोई नहीं पूछता इनसे। ये उस साइन बोर्ड की तरह जो यू करके खड़े रहते हैं, लेकिन गाड़ियां सारी की सारी अपनी मर्जी से जहां मर्जी जाती हैं। तो कुल मिलाकर ये कि पार्टी तो चुनाव हार गई और सब के सब लोग पिल गए हैं पार्टी के नए नायकों को हार का महाहार पहनाने के लिए। अडवाणी जी से कोई ये पूछे कि भाई, आपने भी तो वाजपेयी जी के बाद पार्टी की कमान संभाली थी, बीजेपी ने आपको पार्टी का फेस बनाकर चुनाव भी लड़ा, लेकिन क्या फेस किया पार्टी ने? अब छोड़िए ना, क्या क्या बताएं, पूरा का पूरा फेसबुक भर जाएगा बताते बताते। वैसे अडवाणी जी को हार फेस करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। 99 में बीजेपी की सरकार 182 सीट्स पाकर बनी थी। 2004 में 138 सीटें मिली थी, जो कि अडवाणी जी की लीडरशिप में 116 रह गई थी अगले चुनाव में। अब लास्ट ईयर के लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी ने मोदी जी की अगुवाई में 282 सीटें पाई, जिनके सीने पर ये सारे के सारे बुजुर्गवार मिलकर बंदूक ताने हुए हैं, और बंदूक रखी जा रही है उन लोगों के कंधे पर जो जुम्मा 8 दिन पहले पार्टी में शामिल हुए हैं। अब देखिए ना, एक्स होम सेक्रेटरी और बिहार से बीजेपी के एमपी आर.के. सिंह क्या कह रहे हैं? क्रिमिनल को आपने किस कारण से दिया, यह स्पष्ट नहीं है, ये कारण आप स्पष्ट कीजिए। कुछ लोग तो टिकट बेचे, ये क्या है भैया? तो हम लोग को स्वच्छ प्रशासन कहां से मिलेगा? आर.के. सिंह साहब की बात गौर करने लायक है। पर बीजेपी को लग रहा था कि नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव में नाकारा साबित होंगे और मनोज तिवारी जैसे भोजपुरी एक्टर उनको नाच नचा देंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। और अब पार्टी का कोई नेता उनसे बात तक करने के लिए तैयार नहीं। अब तिवारी जी को लग रहा था कि अपनी एक्टिंग की दुकान छोड़कर वो बिहार के इलेक्शन में अपनी पॉलिटिक्स की दुकान को बिल्कुल चमका लेंगे। वैसे सपना उनका एक दिन बिहार या यूपी का सीएम बनने का भी रहा है, पर अब तो बस
मनोज तिवारी जी का यह कहना है कि बिहार के चुनाव पार्टी ने ढंग से नहीं लड़े। तो भैया 3 महीने तो आप भी बैठे थे वहां पे डेरा डाल के, तब काहे नहीं कह दी ये बात आला कमान से? है वैसे मनोज तिवारी जी को हौसला नहीं हारना चाहिए, उनको वैसे भी कहां कोई कुछ कह रहा है। जेटली साहब ने सारे के सारे हार का आकलन अपने आप कर लिया है। जेटली साहब का यह कहना है कि बीजेपी पटना में चुनाव इसलिए हारी क्योंकि उसको वोट कम मिले। इस मैंडेट को हम लोग स्वीकार करते हैं जो केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने देश में तीव्र गति पे विकास हो, इसका एक नारा दिया है और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो लगता था कि ये गणित इतना सरल नहीं होगा और इसलिए चुनाव में ये तीनों एक दूसरे का अपना टोटल वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाएंगे। वोट कब मिले तो पार्टी चुनाव हार गई। तो मनोज भैया आप तो फिर भी जीते हुए एमपी हो। वैसे एक बात बताऊं, जेटली साहब को हारने का बहुत एक्सपीरियंस है, अमृतसर से लेके पटना तक। यार इससे पहले कि हमारे इकबाल साहब जो कि एक्सपर्ट हैं यहां पर आए, एक बात मैं आपको और बता दूं, मोदी जी का सीना जो है ना 56 का तो अब हुआ है। कैलकुलेशन कर लीजिए, 3 सीटें दिल्ली की, 53 बिहार की, मिला के हो गया ना 56 का सीना। आइए बात करते हैं अपने एक्सपर्ट के साथ। इकबाल आजाद साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिर से यहाँ पे आने का। जी आप हमारा शुक्रिया अदा करें, हर हफ्ते बुला लेते हैं आपको। कर दूंगा मैं। सिर्फ आपको ये पूछने के लिए बुलाया है कि अब ये बिहार का चुनाव खत्म हुआ है, वहाँ पर बीजेपी का जिस तरीके से सुपड़ा साफ हुआ है, आप कैसे देखते हैं इस पूरी सिचुएशन को? क्या क्या लगता है क्या होगा? भाई एक राजनीतिक हड़कंप है जो अक्सर चुनाव के पहले और चुनाव के बाद होती रहती है। ओके, यू नो कभी भी आपने ऐसा सोचा कि चुनाव में ऐसा ही होगा? ये अनिश्चितताओं का खेल है। ओके, कभी भी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि नीतीश और लालू मिल जाएंगे। एब्सोल्युटली कमाल हो गया भाई, बीजेपी और रामविलास पासवान मिल जाएंगे। तो हो सकता है कल को हम राहुल गांधी को भी बीजेपी के खेमे में कुछ करते हुए देख लें। सीरियसली ये बस ऐसा ही हो गया कि 3 कमजोर से स्टूडेंट्स ने अपने कमजोर से मार्क्स मिला के यूनिवर्सिटी में टॉप कर लिया। बिहार की राजनीति से कोई लेना देना नहीं था इस बात का। अच्छा, जनरल था ये कमेंट? जनरल का। ओके, लेकिन मैं जानना ये चाह रहा था कि भाई अब कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं इंसान के। भाई प्रिंसिपल आजकल सिर्फ स्कूलों और कॉलेजेस में मिलते हैं, यू नो। राजनीति में कुछ नहीं होता ऐसा, वहां तो प्राइमरी टीचर्स भी नहीं मिलते हैं, उन्हें गाइड करने के लिए कोई नहीं है इनफैक्ट। नहीं, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। देखिए अब जैसे अगर बीजेपी के बारे में बात करें तो उनके पास तो काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं जो कि अब सेमी रिटायर्ड हैं। जैसे कि आप आडवाणी साहब को ले लें, मतलब वो मार्गदर्शन देने के लिए हमेशा से थे और हैं भी। अब क्या फायदा गाइड करने से भाई, जब पेपर लिख दिया, नतीजे निकल गए, हाथ से तोते उड़ गए, रेत निकल गई, क्या फायदा गाइड करने का? तो ये मोदी साहब जो अभी इंग्लैंड गए हैं, ये सीखने के लिए गए हैं? सीखने के लिए भी गए, यू नो, और सिखाने के लिए भी गए। मैं वही जान रहा कि क्या क्या सिखाने के लिए गए होंगे। वैसे स्वागत बहुत भव्य हुआ उनका वहां पर, जो हम लोगों ने देखा भी। हमारे देश में अगर किसी को अपने 2000 रुपए की पेंशन निकालनी होती है तो कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। एब्सोल्युटली, एड़ियां घसनी पड़ती है, बाबुओं के चक्कर लगाने पड़ते हैं और पता नहीं क्या क्या, दुनिया भर के मक्खनबाजी है, तब कहीं जाके 2000 रुपये निकलते हैं। लेकिन जब किसी को 29 मिलियन पाउंड निकालने होंगे, सही सुना आपने, 29 मिलियन पाउंड, इसलिए खांसी आई नहीं? मतलब इतना बड़ा फिगर सुन के मतलब मैं एकदम से दिल्ली का सीएम बन गया। ये 29 मिलियन पाउंड इंग्लैंड की सैटेलाइट इंफॉर्मेशन सर्विस ने, जिन्होंने हमारे देश में कॉमनवेल्थ गेम को कवर करने के लिए अपने एक्सपर्ट्स भेजे थे और जिनसे हम लोगों ने उनके इक्विपमेंट्स हायर किए थे, उन लोगों को हमें 29 मिलियन पाउंड्स देने हैं, जिसकी वजह से सारे विश्व ने कॉमनवेल्थ गेम एंजॉय किया। और कुछ लोगों ने तो गेम खत्म होने के बाद भी यहाँ बहुत एंजॉय किया। अब वेल्थ कॉमन है तो फिर वो एंजॉय करें, हम एंजॉय करें, पैसा उनके पास रहे, हमारे पास रहे, क्या फर्क पड़ता है? जी। लेकिन फिर भी ये मोदी सरकार को मेरे ख्याल से ये कहनी चाहिए ये बात कि भाई पैसे अगर चाहिए तो कलमाड़ी साहब से निकलवा लें, इंचार्ज तो वही थे। कैसी बातें कर रहे हो वरुण?
जब कलमाड़ी साहब खुद को ही नहीं निकाल पा रहे हैं तो पैसे कहां से निकालेंगे बेचारे? हाँ, तो फिर क्या सोल्यूशन कुछ तो होगा इसका? क्या क्या किया जाए? मेरे हिसाब से इसका सोल्यूशन है हमारे इंडिया में एक सेटिंग मंत्रालय बनवाना चाहिए जहां पे हर टाइप की सेटिंग आराम से हो जाए। तो मतलब वो किस तरह से सेट होगी? उसका कोई हेड होना चाहिए? कौन हेड करेगा उसको? इसका पूरा प्लान है मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास। ये मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। भाई एक्सपर्ट हो यार, हर चीज इसी एपिसोड में पूछ लोगे तो अगली बार तो बुलाओगे नहीं मुझे। बीजेपी के भीतर इंडिया में जो भी नोरा कुश्ती चल रही हो, अब्रॉड में नरेंद्र मोदी किसी पार्टी के नहीं बल्कि पूरे देश के नेता होते हैं। पार्टी बिहार की हर कमर्सियां पड़ती रहे, वो विदेश में भारत के विजय गान का झंडा बुलंद किए हुए हैं। जिन अंग्रेजों के राज में एक समय में सूरज नहीं डूबता था, वहां जाकर वो बता रहे हैं कि सूरज अब पूरब में चमकेगा। He rightly said, "आचे दिन आने वाली है।" और उसकी चमक और गर्मी पश्चिमी देशों तक भी पहुंचेगी। आइए मैं आपको जल्दी ये बता दूं कि मोदी जी की अब तक की विदेश यात्राएं हिंदुस्तान के लिए क्या लेकर आई। अमेरिकन गवर्नमेंट ने $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का वादा किया है। अमेरिकन इन्वेस्टर्स ने $41 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अगले 3 साल में करने का वादा किया है। फ्रांस ने $2 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का वादा किया है और साथ में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट दिलवाने में मदद की बात भी कही है। कनाडा ने अगले 5 साल तक इंडिया के न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए यूरेनियम सप्लाई करने का ऐलान किया है और जापान ने अगले 5 साल में $35 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में करने की बात कही है। हाँ, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये यूके में उनकी ट्रिप के दौरान नारे लगाने वाले लोग एक्चुअली कौन थे? हमारे लोग चाहे देश में रहे या विदेश में, नारे लगाना नहीं भूलते। नारे लगाना हमारे देशवासियों का मौलिक अधिकार है। अब ये नारे लगाने वाले लोग कौन होते हैं और कहां से आते हैं, ये बात तो ना आपसे छिपी है ना हमसे। आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से वापस आने के बाद आपको बताएंगे कि क्या है 50 के होने जा रहे सलमान खान के दिन पर दिन बढ़ती जवानी का राज। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ना कहूं से दोस्ती ना कहूं का डर, जो भी मिले जब भी मिले उसकी लेते हैं खबर। विल बी राइट बैक। तो आखिरकार हिंदुस्तान की रेलवे फॉर्म में आ गई है। दिवाली के तुरंत बाद देश की जनता को शानदार तोहफे दिए उन्होंने। पहला तो ये कि ट्रेन की टिकट के कैंसिलेशन पर अब आपको कैंसिलेशन चार्ज डबल देना पड़ेगा। इसको लागू करते वक्त सरकार ने यह तर्क दिया है कि इससे उन फर्जी पैसेंजर्स का हौसला टूटेगा जो जानबूझकर टिकट बुक तो करवाते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं करते। टेंशन मत लीजिए जनाब, फर्जी क्या असली पैसेंजर्स का भी हौसला टूट ही जाएगा। बस आप लगे रहिए। और मैं चैलेंज देता हूं, अगर कोई इंसान अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन तत्काल का टिकट आज भी बुक करके दिखा दे तो। वैसे इसमें एक कायदा और जोड़ा गया है। अब वो ये है कि अब ट्रेन छूटने के 4 घंटे पहले आपको 50% पैसा वापस मिलेगा और अगर ट्रेन निकल गई तो ये समझ लीजिए कि आपके पैसे अपने साथ लेकर जाएगी। आपको क्या मिलेगा? अब एसी का किराया बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने आपके लिए यह भी किया है कि स्वच्छता अभियान के लिए उन सभी सर्विसेज पे ½ टैक्स लगेगा जिस पर सर्विस टैक्स एप्लीकेबल है। अब आखिरकार स्वच्छता अभियान हमारी जेब तक पहुंच ही गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सरकार आपकी जेब इत्मीनान से साफ करेगी। अगला तोहफा यह है कि रसोई गैस पर निश्चित सीमा की इनकम वाले परिवार को ही सब्सिडी मिलेगी, सबको नहीं मिलेगी। अब इतनी बार ये टीवी पे कह चुके हैं सब्सिडी छोड़ो, सब्सिडी छोड़ो, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अरे भाई, अगर सब्सिडी नहीं छोड़ोगे तो डेवलपमेंट कैसे पकड़ोगे? है? सरकार कब तक आपका चूल्हा जलाती रहेगी? भाई, आपको सिनेमा का टिकट 500 रुपए का सस्ता लगता है लेकिन 527 रुपए के सिलेंडर पर आपको सब्सिडी चाहिए। कुछ तो सोचिए, कुछ देश के लिए छोड़ दीजिए, उन महिलाओं के लिए छोड़ दीजिए जिनकी आंखें खराब हो रही हैं गीली लकड़ियों को चूल्हे में जलाकर अपना खाना बनाते बनाते। अगली बड़ी खबर है कि डोपिंग के मामले को लेकर ओलंपिक से बाहर हो सकता है रशिया। ओके, तो हमारा क्या फायदा है इसमें? फायदा तो बड़े देशों का ही होगा ना।
अपना फायदा करवाना है, दिमाग से काम लो, धीरे धीरे करके चाइना, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इन सबको बाहर करो। ये बाहर होंगे ना तब कहीं जाके नंबर लगेगा हमारा। क्यों? क्योंकि फिर हमारा कंपटीशन होगा श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश फिर जीतेंगे हम, फिर आएंगे हम लोग टॉप पे। तब तक तो ये जो ब्रॉन्ज और सिल्वर मिल रहे हैं ना, इन्हीं से गुजारा कर लो बस। वैसे रशिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर का यह कहना है कि स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और रशिया ओलंपिक्स का बॉयकॉट नहीं करेगा। ये बात बड़ी सही है। मिनिस्टर कहीं का भी हो, ये भतोलेबाजी और बयानबाजी ना सेम ही होती है। वो तो इस मुद्दे पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। भाई साहब, होनी तो डोपिंग भी नहीं चाहिए। तब प्रेम रतन धन पायो ने बॉक्स ऑफिस पर मचा दिया है धमाल। और देखने लायक बात यह है कि 50 के होने जा रहे हैं सलमान खान, फिल्म में 28 के लग रहे हैं। बट देखने लायक बात यह है कि हिंदुस्तान के हीरो हीरोइन जितने यंग दिख रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स का भी है, काफी हद तक। मतलब मेरे हिसाब से तो कंप्यूटर ग्राफिक्स वालों के लिए एक अलग अवार्ड होने चाहिए, सीरियसली। अब आप देखिए ना, अपनी भरपूर मेहनत और इस छोटे मोटे योगदान की वजह से 50 के होने जा रहे हैं सलमान 30 के दिखते हैं। और मेरी हालत देखिए, 30 का होने के बावजूद 50 का दिख रहा है। हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स वाला है कौन? नहीं है सर। नहीं, वेरी गुड। फिर तो इतना भी दिख रहा हूं तो गनीमत है। लेकिन ब्रेक के बाद हम खुलासा करेंगे कि अगर झूठ बोलने का कंपटीशन हो तो सजनी भी सैया से 4 कदम आगे हो सकती है। ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं का डर, जो भी मिले जब भी मिले सबकी मिलके लेते हैं खबर। राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। हेलो एंड वेलकम बैक टू लेते हैं खबर। अगली खबर यह है कि सनी पाजी ने अपनी आने वाली फिल्म घायल वंस अगेन के प्रमोशन के दौरान यह कहा है कि मुक्का मारकर 10 बंदों को उड़ा दो, ऐसा एक्शन बंद हो जाना चाहिए। Bollywood actor Sunny Deol, who is known for his action in the industry, feels that Bollywood has forgotten the meaning of action. The actor, who has turned into a director for his upcoming flick Ghayal once again, said, I had started my career with films like Betab, then Arjun, and then it followed on with that kind of cinema because I believed in that cinema. So then I decided, I was thinking कि अभी मैं बीच में इतनी सारी इस तरह की फिल्में की हैं, लेकिन I've lost my roots which I used to love doing. और उसी तरह से उसी रीजन से मैं डायरेक्टर बना इस फिल्म में वापस। एंड डेफिनेटली एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आज मैं देख रहा हूँ, जिससे भी देख रहा हूँ वो उस तरह का एक्शन कर रहा है जो मैं बहुत बार कर चुका हूँ। एक को मारो तो 10 आदमी उड़ के वहाँ यहाँ से वहाँ जाते हैं, उंगली के इशारे से भी चले जाते हैं, यू नो। सो वो सब बहुत हो गया। तो मैंने कहा नहीं, आई मीन वो मैंने ही कहीं गलती से शुरू कर दिया, मुझे बंद करना होगा। तो पाजी ऐसा कहता ना, और तुम रिटायर होने लगे हो तो इस तरह की गल्ला करोगे। अगर ऐसा हो गया ना पाजी, तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के आधे से ज्यादा एक्टर जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, सीरियसली। अरे एक बात बताइए ना, बॉलीवुड में कहानियां नहीं बदल रहे लोग, आप एक्शन बदलने की बात कर रहे हैं। और आपने भी तो कुल मिलाकर घायल वंस अगेन बनाई। एक बात बताइए, वंस अगेन क्यों? पहली वाली ठीक नहीं बनी थी? एक सर्वे में दावा किया गया है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा झूठ बोलती हैं। बिल्कुल सही बात। और मुझे लगता है कि यह सर्वे पक्का किसी कुंवारे ने करवाया होगा। शादीशुदा आदमी में इतनी हिम्मत नहीं कि ऐसा सर्वे करवा ले। वैसे सोचने वाली बात यह भी है कि हिस्ट्री में सत्यवादियों में हमेशा जेंट्स का ही नाम आता है। देख लीजिए, राजा हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, युधिष्ठिर और एक वो अरविंद केजरीवाल। अबे जेन्युइनली मजाक नहीं कर रहा हूं, जेन्युइनली आई थिंक जेंट्स झूठ थोड़े ना बोलूंगा। और झूठ मैं क्यों बोलूंगा? अब मैं इस बात से बिल्कुल सहमत भी नहीं हूं कि औरतें ज्यादा झूठ बोलती हैं। मुझे शाम को घर जाना है, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, सीरियसली। पेरिस में जो कुछ भी हुआ वो वाकई बहुत दर्दनाक है। वो एक खबर नहीं है, बल्कि हमारा, आपका, हम सब का दर्द है। मैं सलाम करता हूं फ्रांस की पूरी जनता को और उसके हौसले को, जो अब भी आतंकवाद के खिलाफ डटे हुए हैं। A big salute to the people of France.